नमस्ते साथियों। आज हम समाजशास्त्र में समिति का अध्ययन करेंगे। एसोसिएशन। इससे पूर्व हमने समाज का अध्ययन किया, समुदाय का अध्ययन किया। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण अवधारणा समिति आती है। हम दैनिक जीवन में भी इस शब्द को अधिकांशतः सुनते हैं, लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टि से समिति क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या परिभाषा है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और समाजशास्त्र में इसका क्या योगदान है, क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। समिति, अंग्रेजी में इसको एसोसिएशन कहते हैं। इसका क्या अर्थ है? एक सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य की कई सारी आवश्यकताएं होती है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त करता है, सहायता प्राप्त करता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक संस्था की, एक किसी चीज की स्थापना की गई, उसी को समिति कहा गया है। स्पष्ट है कि कुछ लोग जब मिलकर किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए परस्पर सहयोग करते हैं और कुछ नियमों के द्वारा कोई संगठन का निर्माण करते हैं, तो उस संगठन को समिति कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य जानबूझकर किसी एक ऐसे संगठन का निर्माण करते हैं जो संगठन उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, साथ ही उस संगठन के निर्माण में कोई लिखित नियम, कानून, कायदे हो, इसी को समिति कहा गया है। परिभाषाएं हैं। मैकाइवर और पेज के अनुसार समिति मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया गया है। समिति एक ऐच्छिक समूह है जो सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करती है। फेयरचाइल्ड कहते हैं समिति एक संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है, जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि समिति मनुष्यों के विचार पूर्वक बनाए गए कहने का तात्पर्य यह है कि समिति को मनुष्यों के विचार पूर्वक बनाए गए एक ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके एक या अधिक उद्देश्य होते हैं और साथ ही जिसकी अपनी एक कार्यकारिणी भी होती है। कहने का मतलब यह है कि जानबूझकर इसकी स्थापना की जाती है, उद्देश्य पूर्वक इसकी स्थापना की जाती है, स्वतः इसकी स्थापना नहीं होती। मनुष्य अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसकी स्थापना करता है। समिति की विशेषताएं अब हम आगे देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन। समिति की स्थापना को एक डायग्राम के द्वारा भी बताया गया है कि पहला व्यक्तियों का समूह, दूसरा निश्चित उद्देश्य, तीसरी विचारपूर्वक स्थापना, चौथा निश्चित संगठन, पांचवा नियमों पर आधारित, छठा ऐच्छिक सदस्यता, सातवां अस्थायी प्रकृति, आठवां औपचारिक संबंध, नौवां साधन। अब हम इन सभी विशेषताओं को डिटेल में देखते हैं। पहला है व्यक्तियों का समूह। कहने का तात्पर्य यह है कि समिति व्यक्तियों का समूह है। व्यक्तियों के बिना समिति की हम कल्पना नहीं कर सकते। समिति एक मूर्त संगठन है। दूसरा है निश्चित उद्देश्य। समिति की स्थापना जानबूझकर की जाती है। किन्हीं निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसकी स्थापना की जाती है कि हमारा उद्देश्य यह है और हमको इसकी प्राप्त करने के लिए हम एक औपचारिक रूप से एक संगठन बना रहे हैं और उस संगठन को समिति कहा गया है। तीसरी विशेषता है इसकी विचारपूर्वक स्थापना। हमने पहले भी देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टेब्लिश्ड होती है ये। समिति की स्थापना जानबूझकर की जाती है, स्वतः या अपने आप इसकी स्थापना नहीं होती। कुछ व्यक्ति मिलकर किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसकी स्थापना विचारपूर्वक सोच समझकर करते हैं। एक निश्चित संगठन डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन होता है। संगठन के अभाव में कोई भी समिति अपने उद्देश्यों को ठीक से प्राप्त नहीं कर सकती है। संगठन के कारण समिति में एकता और सहयोग की भावना पनपती है। पांचवा है नियमों पर आधारित, बेस्ड ऑन रूल्स है। समिति के कुछ नियम होते हैं जो लिखित में होते हैं, कुछ मौखिक भी हो सकते हैं, लेकिन किन्हीं नियमों के आधार पर ही समिति की स्थापना की जाती है। इन नियमों में से कुछ ऐसे नियम हो सकते हैं जैसे सदस्यता संबंधी योग्यता, कि इसका सदस्य बनने के लिए ये योग्यता होनी चाहिए कि इस संगठन में, इस समिति में केवल महिलाएं ही बन सकती है सदस्य, या इतने साल का व्यक्ति ही बन सकता है, या व्यापारी ही बन सकता है, या छात्र ही बन सकता है। इसका सदस्यता शुल्क निर्धारित किया जाता है कि इसका सदस्य बनने के लिए इतने रुपए सदस्यता शुल्क के रूप में देनी पड़ेगी, जिसकी रसीद काटी जाती है। कार्य प्रणाली लिखित में होती है कि ये अमुक संगठन ऐसे कार्य करेगा आदि।
जिनके माध्यम से सदस्यों को आचरण नियमित और निर्देशित किया जाता है। छठा है ऐच्छिक सदस्यता, वॉलंटरी मेंबरशिप। समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है, यानी व्यक्ति अपनी इच्छा से इसकी सदस्यता ग्रहण करता है, व्यक्ति पर कोई दबाव नहीं होता। व्यक्ति अपनी मनपसंद से किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है या किसी समिति का सदस्य होने के बाद वो उसको छोड़ भी सकता है, उसकी सदस्यता समाप्त भी कर सकता है। सातवां है अस्थायी प्रकृति, टेम्पररी नेचर। समिति की स्थापना अस्थायी होती है। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समिति की स्थापना की जाती है, यदि उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाए तो उस समिति का अस्तित्व खत्म हो जाता है, यानी कि उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूर्ति तक ही उस समिति का अस्तित्व बना रहता है, इसलिए इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। आठवां है औपचारिक संबंध, फॉर्मल रिलेशन। समिति में जो संबंध होते हैं वो औपचारिक संबंध होते हैं। औपचारिक संबंध से तात्पर्य यह है कि इतने जो परिवार में या हमारे आसपास जो या अन्य सगे संबंधियों से जो घनिष्ठ संबंध होते हैं, वो संबंध का अभाव समिति में होता है। समिति में जो संबंध होते हैं वो इतने घनिष्ठ नहीं होते, और जब तक समिति का अस्तित्व रहता है तब तक वो व्यक्ति आपस में संबंधित रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि औपचारिक संबंध इनमें रहते हैं। नवा साध्य न होकर साधन। समिति व्यक्ति के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति का साधन है, अपने आप में साध्य नहीं है। अब देखते हैं समिति के प्रकार। 6 प्रकार की समितियां बताई गई है। आर्थिक समितियां, दूसरा राजनीतिक समितियां, तीसरा सांस्कृतिक समितियां, चौथा शैक्षणिक समितियां, पांचवा मनोरंजनात्मक समितियां और छठा सेवा व अन्य सामान्य कल्याण समितियां। पहली देखते हैं हम आर्थिक समितियां। आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आर्थिक समितियों की स्थापना की जाती है, इकोनॉमिक एसोसिएशन जिन्हें कहते हैं, अर्थात व्यापारिक समितियां इसमें आती है, मजदूरों की समितियां इसमें आती है और विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक समितियां इसके अंतर्गत आती है। राजनीतिक समितियां, पॉलिटिकल एसोसिएशन, राजनीतिक हितों और जागृति हेतु राजनीतिक समितियों का गठन किया जाता है, उदाहरण राजनीतिक दल। तीसरा है सांस्कृतिक समितियां, कल्चरल एसोसिएशन, मतलब भारतीय सभ्यता संस्कृति के रक्षण के लिए, संरक्षण के लिए इस प्रकार की समितियों का निर्माण किया जाता है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति जीवंत बनी रहे, हमारी सभ्यता और संस्कृति अक्षुण्ण बनी रहे, हमारी सभ्यता और संस्कृति आगे की पीढ़ी तक भी चलती रहे, जैसे धार्मिक समाज, रामकृष्ण मिशन इत्यादि। चौथा है शैक्षणिक समितियां, एजुकेशनल एसोसिएशंस। शैक्षणिक गतिविधियों के लिए, शिक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए इस प्रकार की समितियों का निर्माण किया जाता है, जैसे कि हमारे सोशियोलॉजी में है समाजशास्त्री परिषद बनी हुई है, वैज्ञानिक संघ बने हुए हैं, कई प्रकार के शिक्षक संघ बने हुए हैं इत्यादि। पांचवा है मनोरंजनात्मक समितियां। मनोरंजन हेतु कुछ समितियों का निर्माण किया जाता है, उदाहरण व्यायामशाला, क्लब, खेलकूद इत्यादि। छठा है सेवा एवं सामान्य कल्याण समितियां। समाज में आश्रित एवं जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए सेवा एवं सामान्य कल्याण समितियों का गठन किया जाता है, उदाहरण अनाथालय, हरिजन सेवक संघ, कानूनी सलाहकार समिति, आदिवासी कल्याण परिषद इत्यादि। समिति का अध्ययन हमने कर लिया, अब हम संस्था का अध्ययन अगली स्लाइड में करेंगे। थैंक यू।